कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंफ्यूजन अगर गायब करना है ना तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा आपने। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा यूनिट 3 दैट इज इवैल्यूएटिंग मॉडल्स ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कंप्लीट वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे हमारे यूनिट 3 को, बिकॉज इसमें आपका जो मेन टॉपिक है ना दैट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसके साथ साथ हम बाकी सारे के सारे टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। एंड बिलीव मी, आपको कोई भी चीज़ को रट्टा मारने की क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ को मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगी कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ लिखनी है, सो दैट अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो हमारे लॉजिक अप्लाई करके आपको वो चीज़ याद आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है। राइट, सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। This is your educator and mentor स्वाति चावला। I welcome all of you on this YouTube channel। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वन शॉट इवेल्युएटिंग मॉडल्स। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एंड में अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक बटन और जो कमेंट बॉक्स है ना उसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 9 to 12 का कंटेंट अपलोड करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। चलिए सो करते थे चैप्टर को स्टार्ट, दैट इज इवेल्युएशन। अब देखो इवेल्युएशन हमारा होता क्या है, आपको प्रोजेक्ट साइकिल ध्यान है। प्रोजेक्ट साइकिल आप लोगों ने पढ़ा यूनिट 1 में, ठीक है। सो प्रोजेक्ट साइकिल में हमारे पास कुछ स्टेप्स थे कि प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, फिर उसके बाद हमारे पास आता था इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं कि अब मॉडलिंग में हमने मॉडल तो सिलेक्ट कर लिया, अब इवेल्युएटिंग में मैं उसको इवेल्युएट कर रही हूँ कि जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया था वो कुछ मेरे काम का है भी या नहीं है। तो दैट मीन्स मैं उसको एक तरीके से टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस है ना जो मैंने 1-2 पेज पर लिख रखी हैं, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैथ्स का टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। अब मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। अब चैप्टर नंबर 2 में आपके जितने भी सपोज क्वेश्चंस मैम ने प्रैक्टिस कराए सो दैट आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। मैम ने 1 वीक लगाकर आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, ठीक है। अब आपकी मैथ्स वाली मैम को इवेल्युएट करना है आप लोगों को कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो मैम क्या लेंगी, आपका टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और जब आपका टेस्ट होगा तो मैं उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस दूंगी, बिकॉज अगर मैं सेम क्वेश्चंस आपको दे दूंगी टेस्ट में तो ऑब्वियसली आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में नहीं ले रही हूँ, ठीक है, कि आपको कि नहीं वो हम भी भूल जाते हैं। देखो अगर मैं जनरल की बात करूँ, ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपका क्या है, अगर हम सेम क्वेश्चंस जो हमने आपको जब हम चैप्टर समझा रहे थे तब दिए थे, तो अगर मैं सेम क्वेश्चंस टेस्ट में दे दूंगी तो अगर किसी ने क्रैम करा होगा तो वो भी सॉल्व कर देगा, उसका तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो मैं उसके जैसे आपको बाकी क्वेश्चंस दूंगी सो दैट आपका इवेल्युएशन अच्छे से हो जाए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं आया, राइट। सेम हमारे पास किस में होता है, हमारे एआई मॉडल में, ठीक है। सेम हमारे पास किस में होता है, एआई मॉडल में। देखो मैं आपको थोड़ा से स्टार्टिंग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ सो दैट विद एग्जाम्पल सो दैट आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब देखो एआई मॉडल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो भी इतना सारा डेटा है, डेटा सेट, वो पूरे डेटा को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। एक होता है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा, एक हमारे पास होता है टेस्ट डेटा, ठीक है। सपोज मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो मैं 1 लाख में से लेट सपोज 90,000 मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए यूज़ करे और बाकी रिमेनिंग मैंने टेस्ट डेटा सेट के लिए यूज़ करे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा एआई मॉडल है मैं पहले उसको ट्रेन करूँगी। जो मेरा एआई मॉडल है मैं पहले उसको क्या करूँगी, ट्रेन करूँगी। जब मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ तो मैं अपना ट्रेनिंग डेटा जो मैंने निकाला है ना वो उसके थ्रू मैं ट्रेन करूँगी, राइट। अब उससे क्या होगा, मेरा जो एआई मॉडल है मैंने उसको ट्रेन कर दिया, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारा रिकॉर्ड, काफ़ी सारा डेटा देकर ट्रेन कर दिया। अब जब वो ट्रेन हो जाएगा फिर मैं अपने डेटा को इवेल्युएट करूँगी। इवेल्युएट मतलब कि मैं उसको टेस्ट करूँगी कि जो मैंने एआई मॉडल बनाया है वो रिलायबल है या नहीं है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। सो जो हमारा ये डेटा सेट है ना एक तरीके से इसमें मेरे को इनपुट और आउटपुट दोनों पता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग आप कह सकते हो कि मैं इनपुट क्या दे रही हूँ, आउटपुट क्या दे रही हूँ, मुझे दोनों चीज़ें पता है, आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, टेस्ट डेटा में भी।
तो अब जब मैं अपने एआई मॉडल को इवेल्युएट कर रही हूँ, मैं उसको टेस्ट डेटा से इवेल्युएट करूँगी। टेस्ट डेटा आपका ट्रेनिंग डेटा से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जिस ट्रेनिंग डेटा से मैंने अपने एआई मॉडल को ट्रेंड कर दिया, अब वो चीज़ तो उसको सब कुछ पता है कि इनपुट क्या आउटपुट क्या था, तो वो ट्रेंड हो चुका उन डेटा सेट के साथ। अब मुझे उसको दूसरे डेटा सेट के साथ चेक करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है, बिकॉज वो सारा तो उसको ध्यान है, उसको तो मैं ट्रेन कर चुकी हूँ इस डेटा सेट को लेकर के। सो जब भी मैं अपने मॉडल को इवेल्युएट करूँगी, मैं हमेशा टेस्ट डेटा का यूज़ करूँगी, ट्रेनिंग डेटा का यूज़ नहीं करूँगी, राइट। सो अब मैं उसको टेस्ट डेटा से इवेल्युएट करूँगी। अब मैंने आपको बताया मेरे पास इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें हैं, तो मैं इसको इनपुट दूंगी, ये मुझे कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करके आउटपुट देगा, ठीक है, प्रिडिक्ट करेगा। अब जो इसका आउटपुट आएगा, मेरे पास तो आउटपुट ऑलरेडी, वो मैं चेक करूँगी कि इसका जो आउटपुट है और जो मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट होना चाहिए वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। सो अगर वो ठीक है तो हाँ रिलायबल है, नहीं है तो इसकी एक्यूरेसी वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे कि मॉडल इवेल्युएट करेंगे कि सही है या नहीं है, राइट। ये कंप्लीट मेन है हमारा इवेल्युएशन। अब डेफिनेशन देखो, इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी एआई मॉडल। दैट मीन्स मैं अपने एआई मॉडल की रिलायबिलिटी चेक कर रही हूँ कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, वो सही से आंसर प्रेडिक्ट करेगा या नहीं कर रहा। बेस्ड ऑन आउटपुट्स बाय फीडिंग द टेस्ट डेटा सेट, आउटपुट के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कर रही हूँ कि जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया वो हमारे वाले प्रेडिक्शन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बाय फीडिंग द टेस्ट डेटा सेट, ठीक है। इवैल्यूएशन के टाइम पर हम हमेशा टेस्ट डेटा सेट यूज़ करेंगे इनटू द मॉडल एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल आंसर्स। ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्चुअल आंसर्स भी हैं, तो मैं उससे कंपेयर करूँगी। इन द इवैल्यूएशन स्टेज वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एआई मॉडल। अब इवैल्यूएशन स्टेज में मेरे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं अपने मॉडल को इवैल्यूएट करने के, ठीक है। वो सारे आप आगे पढ़ोगे, एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर, ये सारे मेथड। मॉडल इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस। इट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल that represents our data and how well the chosen model will work in the future। ये आपको हेल्प करेगा कि आपका जो इतने सारे मॉडल्स हैं जिसको आप इवेल्युएट करोगे, उसमें से बेस्ट मॉडल ये बता देगा कि कौन सा है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस तो इसकी है, ठीक है। एन एआई मॉडल गेट्स बेटर विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर उसको कहीं पर लैग हो गई, अगर वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, तो उसको मैं फीडबैक लूँगी, उसके थ्रू भी मैं अपने मॉडल को क्या कर सकती हूँ, इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ या फिर इम्प्रूव कर सकती हूँ। यू बिल्ड अ मॉडल, गेट फीडबैक फ्रॉम द मेट्रिक्स, मेक इम्प्रूवमेंट्स एंड कंटिन्यू अंटिल यू अचीव अ डिजायरेबल एक्यूरेसी। मैथ्स टेस्ट में भी हम लोग ऐसे करते हैं, आपको पढ़ाया, आपका टेस्ट एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई थिंक, या आपने एक सब्जेक्ट लर्न किया, आपका टेस्ट हुआ, आपके मार्क्स आए, अगर सही आपको इवेल्युएट करेंगे, यू थ्राइव फॉर बेटर रिजल्ट। नहीं है तो और अच्छे से मेहनत करो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर अपना रिजल्ट चेक करो। सेम चीज़ यहाँ पर है, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन किससे करेंगे, ट्रेनिंग डेटा से। टेस्टिंग द मॉडल विद टेस्ट डेटा से टेस्ट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे, और फिर फाइन ट्यूनिंग द मॉडल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। उसमें अगर मुझे कुछ इम्प्रोवाइज की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी हम करेंगे, राइट। नेक्स्ट जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड होता है ना एग्जाम के बाद जो मिलता है फाइनल, उसी की तरह आपका क्या इवैल्यूएशन मॉडल है कि हम उसको एक रिपोर्ट दे देते कि हाँ ये सारी वीकनेस है, ये आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट ऑफ डेटा फॉर इवैल्यूएशन। अब इसका क्या मतलब है, स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट डेटा फॉर इवैल्यूएशन, कि जब हम अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मतलब जो भी मैं बता चुकी हूँ वही चीज़ है ये, कि आपका जितना भी डेटा सेट है उसको आप स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब डिवाइड कर दो टू पार्ट्स में, एक ट्रेनिंग डेटा सेट और एक टेस्टिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट जिसके थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, वो कुछ ना कुछ सीखेगा। अब वो ट्रेंड हो चुका है, अब आप टेस्ट डेटा से उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे। द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज अ टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इट कैन बी यूज फॉर एनी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये क्यों बोला मैंने सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया था इसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, डेटा आपका लेबल्ड फॉर्म में होता है, दैट मीन्स मुझे पता है मैं उससे क्या पूछ रही हूँ, उसका आंसर मुझे पता है। तो जब मैं टेस्ट डेटा उसको दूंगी ना, तो उसका जो आउटपुट जो उसने प्रिडिक्ट किया है और जो मेरे पास आउटपुट है, मैं कंपेयर करूंगी कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स टेकिंग अ डेटा सेट
and divided into two subsets, training data set और testing data set. The train test procedure is appropriate when there is a sufficiently large data set available. देखो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है तभी आपका स्प्लिट करने का फायदा है. अगर मेरे पास डेटा ही थोड़ा सा है तो थोड़ा सा में से कितना मैं ट्रेन करूंगी, कितने पे मैं उसको टेस्ट करूंगी. सो ऑब्वियसली जब मेरे पास बहुत सारा डेटा हो तभी आपका एप्लीकेबल होगा. ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट मेरे पास डेटा सेट है, पूरा का पूरा डेटा सेट, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. इस पूरे डेटा सेट को मैंने डिवाइड कर दिया. यहाँ पर जो पिंक वाले हैं आपके वो ट्रेनिंग सेट है. इस डेटा सेट से मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगी. फिर जो पर्पल वाले हैं आपके टेस्ट डेटा सेट है. ठीक है, कि मैंने ट्रेन कर दिया, मैं अपने मॉडल को इवेल्यूएट करूंगी विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा सेट. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल है. 10,000 लेबल्ड डेटा है मेरे पास. लेबल्ड क्यों बोला, इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, फॉर इमेज क्लासिफिकेशन 8,000 आपने ट्रेनिंग के लिए रख लिया, 2,000 आपने टेस्टिंग के लिए रख लिया. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि 2,000 मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ और फिर 8,000 के लिए मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ. ट्रेनिंग डेटा में उसको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी सो दैट हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाए एकदम से. राइट, अब है नीड ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. मीन्स कि मेरे को इसको स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ी कि ट्रेनिंग डेटा अलग, टेस्टिंग डेटा अलग. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ट्रेनिंग डेटा से ही अपने मॉडल को टेस्ट करूंगी तो उसको मॉडल को सब कुछ पता है. मेरा मॉडल उस डेटा को लेकर के ट्रेंड हो चुका है. चीटिंग कहते हैं ना एग्जाम में जिसको, कि भाई जैसे मैंने जिन क्वेश्चंस से उसको ट्रेंड किया था वो सारा उसको पता है मॉडल को, तो उसी पर मुझे उसको टेस्ट करने का क्या फ़ायदा. इसलिए मुझे इसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है कि ट्रेनिंग डेटा अलग और टेस्टिंग डेटा अलग. द ट्रेन डेटा सेट इज यूज टू मेक द मॉडल लर्न. मॉडल को सिखाने के लिए ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करोगे. द इनपुट एलिमेंट्स ऑफ द टेस्ट डेटा सेट आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेन्ड मॉडल. फिर आपका मॉडल ट्रेंड हो गया, फिर आप उसको टेस्ट डेटा सेट करोगे, टेस्ट डेटा दोगे, इनपुट एलिमेंट्स दोगे, वो आपको कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करके देगा. फिर उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू को आप कंपेयर करोगे जो आपके पास आउटपुट है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए. तो द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल ऑन द न्यू डेटा नॉट यूज टू ट्रेन द मॉडल. कि मुझे क्या मीन्स, मेरे को अगर ये देखना है कि मेरा मॉडल रिलायबल है या नहीं है, तो मैंने जो न्यू डेटा से उसको टेस्ट किया है ना, उसके थ्रू उसकी मैं एक्यूरेसी को मेजर करूँगी. ठीक है, इसमें हमारे पास एक टर्म होती है ओवरफिटिंग. एक बार ये और पढ़ लेते हैं. दिस इज हाउ वी एक्सपेक्ट टू यूज द मॉडल इन प्रैक्टिस. इसमें ये चीज़ और देख लो, ये सेकंड पॉइंट न्यू था. दिस वन नेम्ड टू फिट इट ऑन अवेलेबल डेटा विथ नॉन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. जब मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ जहाँ पर मुझे इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें पता हैं, वहाँ पर वो फिट हो गया. ठीक है, then make predictions on new examples in the future where we do not have the expected output to target value. कि मैंने ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन कर दिया, टेस्टिंग डेटा जहाँ पर मेरे को इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें पता थी, मैंने उसको टेस्ट कर लिया, अपने मॉडल को इवेल्युएट करा, बहुत अच्छा मॉडल है, अब मैं उसको डिप्लॉय कर दूंगी, मीन्स उसको लॉन्च कर दूंगी एक तरीके से. ठीक है, सो फ्यूचर में क्या होगा, मैं उसको जो न्यू एग्जाम्पल्स यानी कि जो न्यू डेटा आएगा वहाँ पर आउटपुट नहीं होगा. ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका मॉडल क्या हो जाएगा, अच्छे से आंसर प्रिडिक्ट कर पाएगा. हाँ, ओवरफिटिंग की सिचुएशन देखो क्या होती है, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया. रिमेंबर दैट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज द डेटा वी यूज टू बिल्ड द मॉडल टू इवेल्युएट इट. जो डेटा मैंने अपने मॉडल को इवेल्युएट करने के यानी कि ट्रेंड करने के लिए यूज़ किया, उसको मैं टेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करूँगी. दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट. हमारे मॉडल को ट्रेनिंग सेट तो पता ही है और वो हमेशा करेक्ट आंसर बताएगा किसी उस ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए. सो दिस इज नोन एज द ओवरफिटिंग सिचुएशन. इसलिए हम अपना ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट क्या रखते हैं, अलग रखते हैं. राइट, अब इसमें दो टर्म्स आती है मेरे पास, एक्यूरेसी एंड एरर. ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है कि आपको ये बताएगा कि आपके जो मॉडल ने कितनी प्रेडिक्शंस सही करी हैं. एक्यूरेट का मतलब ही क्या है कि कितनी प्रेडिक्शन सही करी है. एक्यूरेसी इज एन इवेल्युएशन मेट्रिक दैट अलाउज यू टू मेजर द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस अ मॉडल गेट्स राइट. कि मेरे मॉडल ने, अगर मैंने उससे 2000 बार या 200 बार कुछ पूछा है तो कितनी बार उसने मुझे सही आंसर बताया. अगर मैंने अपने मॉडल से 100 टाइम्स कुछ ना कुछ चीज़ पूछी, उसने मुझे 98 टाइम्स करेक्ट बताया, तो दैट मीन्स 98% उसकी एक्यूरेसी है. राइट, द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब कि आपका जो एक्यूरेसी है और परफॉर्मेंस है ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट है, परफॉर्मेंस डाउन है तो दैट मीन्स वो मॉडल आपका एक्यूरेट नहीं है.
नेक्स्ट एरर देखो क्या होता है. एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्शन दैट इज इनएक्यूरेट और रॉन्ग. दैट मीन्स उसने कितनी इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस करी है, रॉन्ग आंसर मुझे दिए, गलत बताया, जो उसका प्रेडिक्टेड और हमारा एक्चुअल मैच नहीं कर रहा. इन मशीन लर्निंग द एरर इज यूज्ड टू सी हाउ एक्यूरेटली आवर मॉडल कैन प्रिडिक्ट द डेटा इट यूजेस टू लर्न न्यू अनसीन डेटा. एरर क्या बताता है? इज यूज्ड टू सी हाउ एक्यूरेटली आवर मॉडल कैन प्रिडिक्ट डेटा. ठीक है, जो उसका टेस्ट डेटा है उसको कितनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पा रहा है. बेस्ड ऑन आवर एरर वी चूज द मशीन लर्निंग मॉडल विच परफॉर्म द बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट. जिसका एरर रेट कम होगा वो मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे, जिसका एरर रेट ज़्यादा होगा वो मॉडल हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे. एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल्स प्रिडिक्शन एंड द एक्चुअल आउटकम. ये प्रिडिक्शन और ये एक्चुअल दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होता है? एरर. एरर रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल्स प्रिडिक्शन कि मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किए, कितने करेक्ट प्रिडिक्ट किए, कितने इनकरेक्ट प्रिडिक्ट किए, और द एक्चुअल आउटकम एक्चुअल क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस. इट क्वान्टिफाइज हाउ ऑफन द मॉडल मेक्स मिस्टेक कि आपका जो मॉडल है वो कितनी बार मिस्टेक, कितनी गलतियाँ कर रहा है. इनपुट डेटा है, आपने अपने एआई मॉडल को इनपुट डेटा दिया, एआई मॉडल ने वैल्यू प्रेडिक्ट करी, आपको एक्चुअल वैल्यू पता है, दोनों को कंपेयर करो, माइनस करो, आंसर एरर फाइंड आउट कर लो, एरर रेट. राइट, चलिए अब इसमें क्या है? इमेजिन यू आर ट्रेनिंग अ मॉडल टू प्रेडिक्ट इफ यू हैव अ सर्टेन डिजीज और नॉट. में उसको प्रेडिक्ट करना है आपके मॉडल को कि आपको ये डिजीज है या नहीं है. इफ द मॉडल प्रिडिक्ट्स यू डोंट हैव अ डिजीज, मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया कि मुझे कोई डिजीज नहीं है बट एक्चुअल में मुझे डिजीज है. फॉर एग्जाम्पल मुझे कैंसर है, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया मुझे कैंसर नहीं है, तो ये एरर हो गया, मिसमैच डेटा. ठीक है, द एरर क्वान्टिफाइज हाउ फार ऑफ द प्रिडिक्शन वॉज फ्रॉम रियलिटी. तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी कम है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया? एरर हो गया. यू हैव अ सर्टेन डिजीज, एआई मॉडल को आपने इनपुट दिया, उसने प्रेडिक्ट क्या करा कि आपको कोई डिजीज नहीं है, तो ये रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गया. तो यहाँ पर आपका क्या है? एरर. इमेजिन अब इसमें क्या एक्यूरेसी क्या है कि आपके मॉडल ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया कि आपने को डिजीज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया कि आपको कोई डिजीज नहीं है, तो दैट मीन्स आपका मॉडल क्या है? एक्यूरेट है, क्योंकि उसने क्या करा? एक्यूरेट प्रेडिक्शन की. राइट, यू हैव अ क्रॉनिक डिजीज, आपने ये मॉडल को पता है, उसने भी प्रेडिक्ट क्या करा कि हाँ आपको क्रॉनिक डिजीज है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन है, तो ये आपका क्या हो गया? एक्यूरेसी हो गया. अंडरस्टैंडिंग बोथ एरर एंड एक्यूरेसी इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिवली इवेल्युएटिंग एंड इंप्रूविंग एआई मॉडल. तो मुझे दोनों चीज़ें देखनी है, एक्यूरेसी भी और एरर रेट भी, कि मेरा जो मॉडल है वो कितने एरर्स कर रहा है, कितने डेटा एक्यूरेट दे रहा है. अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखो. द गोल इज टू मिनिमाइज एरर एंड मैक्सिमाइज एक्यूरेसी. ऑब्वियसली मुझे अपने एरर को क्या करना है? कम से कम हो और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो. रियल वर्ल्ड डेटा कैन बी मेसी एंड इवन द बेस्ट मॉडल मेक मिस्टेक. अगर आप सोचो कि आपने मॉडल को ट्रेन किया, आप टेस्ट करो तो एकदम 100% वो देते फर्स्ट स्टेप में, ऐसा कई बार नहीं भी होता. आपका जो रियल वर्ल्ड डेटा है काफ़ी मेसी रहते हैं, इवन द बेस्ट मॉडल मेक मिस्टेक. तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको टेस्ट करो, इम्प्रूव करो उसमें. ठीक है, दोबारा ट्रेन करो. समटाइम्स फोकसिंग सोलली ऑन एक्यूरेसी माइट नॉट बी आइडल. कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ ये देखना है कि आपका मॉडल एक्यूरेट कितना है, आपको ये भी देखना है कि उसका एरर रेट कितना है. फॉर इंस्टांस मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है? अ मॉडल विद स्लाइटली लोअर एक्यूरेसी बट अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्यूरेसी, बेशक कम हो बट फोकस ऑन अवॉइडिंग इनकरेक्ट आइडेंटिफाई ना करें, वो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेल्युएशन मेट्रिक फॉर क्लासिफिकेशन. इसमें देखो क्लासिफिकेशन हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में. बेसिकली क्लासिफिकेशन यूजली रेफर्स टू प्रॉब्लम वेयर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास लेबल is the result to be predicted from the given input field of data. मतलब कि आपको क्या करना है क्लासिफिकेशन में, कि आपको क्लासीफाई करना है. सपोज मैंने उसमें एग्जांपल भी लिया था एनिमल्स एंड वो वाला था बर्ड्स वाला. ठीक है, उसमें आपको क्या कि डिफरेंट एनिमल्स और ये बर्ड्स बता देगा ग्रुप करके, और बताएगा कि ये एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, इस तरीके से. ठीक है, चलिए अब जैसे इसमें है, मैंने इसको डेटा दिया, इसने येलो वाला सारा क्लासीफाई कर दिया. एक टाइप के जो थे ना वो सारे एक ही ग्रुप में डाल दिए. ये सारे ब्लू वाला डेटा हो गया, ग्रीन वाला हो गया, इस तरीके से. तो विजुअलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेफ्ट में 4 क्लासेस में करा है और राइट साइड में 2 क्लासेस में. तो इसने क्या करा? क्लासिफिकेशन करा, मीन्स सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को एक क्लास में उसने ग्रुप कर दिया. राइट, चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. राइट, सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है.
ठीक है। बिलीव मी, अगर आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही थोड़ा सा क्या कर देती हूँ अवेयर, कि आप इसमें ना ये चीज़ काफ़ी सारी बार यूज़ होएगी, ट्रू फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो अगर आपका कंसंट्रेशन या फोकस लूज हो जाता है ना, आप कहीं और खो जाते हो ख्यालों में, तो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सुनते सुनते माइंड डाइवर्ट हो गया, तो वीडियो को वहीं रिवाइंड करके दोबारा से वो चीज़ समझना। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? कि अगर आप सिंपल ऐसे खाना खा रहे हो फिर वीडियो सुन रहे हो, आपका माइंड कहीं और है, तो हो सकता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। बट अगर आप इसको पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब 4 टाइप्स की मेरे पास क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, डायग्राम दिखाती हूँ, ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक साइड पर एक्चुअल वैल्यूज है, एक साइड पर प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। प्रेडिक्टेड वैल्यूज कौन सी? जो हमारी मशीन या फिर हमारा एआई मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, ये वो वाली वैल्यूज है। प्रेडिक्टेड वैल्यूज कौन सी है? जो मॉडल प्रेडिक्ट करे, यानी कि जो हमारी मशीन प्रेडिक्ट करे, एआई मॉडल। एक्चुअल वैल्यूज जो एक्चुअल में है। क्लियर हो गया? ये आपके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ हैंडी प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल विथ 2 और मोर क्लासेस। एक्यूरेसी बताते हैं। द टेबल प्रेजेंट्स द एक्चुअल वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, ये आपकी वाई एक्सिस पर है। ऐसे ग्राफ बनता है इस तरीके से, राइट। तो ये आपका जो एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है, ये आपके कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे। और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं वो आपकी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अगर आप कहीं पर पढ़ो जहाँ पर यहाँ पर प्रेडिक्टेड वैल्यूज हो, यहाँ एक्चुअल वैल्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले सकते हो, ठीक है। The numbers in each cell represent the number of predictions made by a machine learning algorithm that falls into that particular category। मतलब कि यहाँ पर ये जो 12 लिखा हुआ है, ये एक तरीके से इसका आंसर है कि ये 1 ये भी हम करेंगे कि इस कैटेगरी में, इस वाले ब्लॉक में 12 वैल्यूज है, इस वाले ब्लॉक में 6 वैल्यूज है, इस तरीके से। लेट्स से बेस्ड ऑन सम क्लिनिकल पैरामीटर्स, हमने एक ना मॉडल डिजाइन करना जो ये बताएगा कि आपका जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है किसी डिजीज से या नहीं है। अगर है तो दैट मीन्स 1, नहीं है तो 0। 1 यानी कि ट्रू यानी कि यस, 0 मीन्स फॉल्स यानी कि नो, ठीक है। सो अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो 1 यानी कि यस, नहीं है तो 0 यानी कि नो। अब ध्यान से देखो, ये हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात करूँ, सो यहाँ पर अगर मैं अपने फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात करूँ, दिस वन जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से देखना, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1, और प्रेडिक्ट भी उसने क्या की है? 1। तो दैट मीन्स एक्चुअल में डिजीज थी, प्रेडिक्ट भी उसने क्या करा? डिजीज है, राइट। यस के लिए, नो के लिए नहीं है, यस के लिए है ये। एक्चुअल वैल्यू 1, दैट मीन्स यस, और उसने प्रेडिक्ट भी क्या किया? यस। तो इस ब्लॉक में वो 12 नंबर्स यानी कि वो 12 पर्सन्स हैं कि जिनको एक्चुअल में भी इन्फेक्टेड है, वो डिजीज है, और मशीन ने प्रेडिक्ट भी करा कि उसको डिजीज है। प्रेडिक्शंस फॉर 1 दैट वर एक्चुअली 1 appear in the cell means the person infected with the disease is also predicted as being infected। नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखो, दिस वन, ये 6। एक्चुअल क्या है? 1, दैट मीन्स यस, एक्चुअल यस कि उसको इन्फेक्टेड है। उसने प्रिडिक्ट क्या किया? 0, दैट मीन्स उसने क्या प्रिडिक्ट कर दिया कि मशीन ने कि वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है। क्लियर हुआ? प्रिडिक्शन फॉर 0 और एक्चुअल क्या है? 1 मीन्स द पर्सन जो है एक्चुअल 1, दैट मीन्स पर्सन इन्फेक्टेड है डिजीज से, और प्रिडिक्ट क्या करा? 0, दैट मीन्स उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखो, दिस प्रिडिक्ट एक्चुअल क्या है? 0 यानी कि इन्फेक्टेड नहीं है। प्रिडिक्टेड क्या है यहाँ पर? 0, दैट मीन्स इन्फेक्टेड नहीं है। अब ये 21 नंबर वो है कि एक्चुअल में भी वो इन्फेक्टेड नहीं है और मशीन ने भी प्रिडिक्ट किया कोई इन्फेक्टेड नहीं है। मीन्स दैट पर्सन नॉट इन्फेक्टेड विद द डिजीज इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड एज नॉन टू बीन इन्फेक्टेड। क्लियर हो गया? लास्ट ब्लॉक देखो, 4th। अब ये खुद से बताओ, एक्चुअल में क्या है? नो। प्रिडिक्टेड में क्या है? यस, दैट मीन्स एक्चुअल में वो इन्फेक्टेड नहीं थे,
बट मशीन ने क्या कह दिया कि वो इन्फेक्टेड थे। ऐसे कितने लोग हैं? 4, राइट। सो जो मैंने ग्रीन कलर का रखा है जहाँ पर, दैट मीन्स वो उसने करेक्ट प्रिडिक्ट किए हैं। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है तो दैट मीन्स वो आपकी क्या है? करेक्ट प्रिडिक्शन है। अब करेक्ट प्रिडिक्शन दोनों की है, यस की भी नो की भी। मतलब उसको डिजीज थी और मशीन ने भी प्रिडिक्ट किया डिजीज थी। सेकेंड, उसको डिजीज नहीं थी और मशीन ने भी प्रिडिक्ट किया कि डिजीज नहीं थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक एक्टिविटी करेंगे, बिल्ड द कंफ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम स्क्रैच। अब हम क्या करेंगे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अभी तक ना मैंने वो टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। धीरे धीरे हम वो भी करेंगे, ठीक है। पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग से कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ गया कैसे बनाते हैं? Let's assume we were predicting the presence of a disease. For example, yes would mean they have the disease and no means they don't have the disease, कि उसको disease नहीं है. So AI model will have it output is yes or no में उसका output होगा. Construct क्या करना है? Confusion matrix बताना. Can you tell how many are correct predictions among all predictions? और among all predictions में से correct कितने हैं? अब ये आपको data दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बेस पर आपने क्या करना है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। ये क्या करे? एक्चुअल में उसको डिजीज थी, प्रिडिक्ट करे हाँ थी। एक्चुअल में नहीं थी, प्रिडिक्ट करे नहीं थी। एक्चुअल में नहीं थी, उसने प्रिडिक्ट करे हाँ थी, ठीक है। सो अब इसको आपने क्या करना है? वो बनाना अपना प्रिडिक्शन, सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दिस वन। ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज लिख ली, यहाँ पर आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज लिख ली। नो यस यस नो, या फिर 0 1 1 0, ठीक है। अब यस और नो के फॉर्म में तो हमने यस और नो लिख दिया। नो यस यस नो, राइट, बन गया। उसके बाद ये हमारे पास डेटा है। अब हम अपना एक बार फिल करें कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये आपका हो गया। अब देखो यस की एक्चुअल में भी थी और प्रिडिक्ट भी क्या किया? यस की उसने प्रिडिक्ट भी करा हाँ थी। तो यस यस का कॉम्बो देखना है 1 और 2, बस 2 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2। ये क्या कह रहा है ये वाला ब्लॉक? कि एक्चुअल में प्रिडिक्टेड थे, एक्चुअल वैल्यू यस हो, बट प्रिडिक्ट वो क्या करे? नो। एक्चुअल में यस हो और प्रिडिक्ट क्या कर रहा है? नो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी 2 हो गए। एक्चुअल यस और प्रिडिक्ट क्या कर रहा है? नो, ठीक है। सो यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब नेक्स्ट मुझे करना है एक्चुअल नो और प्रिडिक्ट उसने करा है यस। एक्चुअल नो और प्रिडिक्ट यस हो गया, और एक्चुअल नो प्रिडिक्ट यस एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1। फिर आता है मेरे पास एक्चुअल भी नो, प्रिडिक्ट भी नो। 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया 5 यहाँ पर, ठीक है। सो जरा काउंट करो, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 तो हो गए। तो 2 2 1 और 5 चेक करें, 2 2 1 और 5। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा के थ्रू अपना यहाँ पर हमने क्या कर लिया? कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली। साथ ही उसने पूछा था कि कितने उसने करेक्ट प्रिडिक्शन करे। करेक्ट प्रिडिक्शन मतलब कि उसको डिजीज थी और मशीन ने प्रिडिक्ट किया डिजीज थी, उसको डिजीज नहीं थी, मशीन ने प्रिडिक्ट किया उसको डिजीज नहीं थी। सो दैट मीन्स यस और यस 2, नो और नो वाले ये। तो दैट मीन्स 5 + 2 टोटल 7 प्रिडिक्शन जो उसके करेक्ट हैं इसमें। क्लियर हो गया आपको? अब ये चीज पढ़ो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दैट यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने आ गया। लेट्स अंडरस्टैंड ईच सेल ऑफ द मैट्रिक्स इन डिटेल। अब आपको ये चीज तो पता है, क्या पता है? कि ये आपका एक्चुअल 1 है, मीन्स एक्चुअल यस है, प्रेडिक्ट भी उसने यस किया है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में हाँ है, प्रेडिक्ट उसने ना किया है। इसमें क्या एक्चुअल में नो है, प्रेडिक्ट यस किया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। इसको लिखने के लिए देखो कौन सा मेथड है, क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आई थिंक इतना पोर्शन विजिबल होगा, मेरा वेबकैम नहीं हट रहा होगा। चलिए, राइट, यहाँ पर मेरे पास है एक्चुअल वैल्यूज और ये मेरे पास है प्रेडिक्टेड, ठीक है। प्रेडिक्टेड में क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख दो 0 1 1 0, डन। अब देखो
जो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड लेंगे, क्योंकि हर एक में ट्रू फॉल्स है या पॉजिटिव नेगेटिव है। इस 2 वर्ड्स के अलावा चारों बॉक्स में कुछ नहीं है, या ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। वर्ड्स तो हैं 4 बॉक्स में, दोनों वर्ड के अलावा कुछ नहीं है। तो पहले देखो पॉजिटिव कहाँ आएगा, जहाँ मशीन ने यस प्रेडिक्ट किया है ना, मशीन का आंसर यस है, मशीन का आंसर पॉजिटिव है, वहाँ पर आप पॉजिटिव लिख दो। ये 1 है ना, मशीन का आंसर प्रेडिक्ट करा है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख दूंगी, यहाँ पर पॉजिटिव लिख दूंगी। मशीन ने नो प्रेडिक्ट किया तो नेगेटिव लिख दूंगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव किसका आंसर है, मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया। अगर मशीन ने हाँ प्रेडिक्ट किया, मशीन का आंसर यस है, तो पॉजिटिव लिखोगे। मशीन ने नो प्रेडिक्ट किया, मैंने दोनों में नेगेटिव लिख दिया। अब जो ट्रू और फॉल्स है, अगर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू मैच कर रही है तो ट्रू लिखोगे, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू मैच नहीं कर रही तो फॉल्स लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 1, प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 मैच कर रही है, ट्रू लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 1, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 मैच नहीं कर रही तो फॉल्स लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 मैच नहीं कर रही, फॉल्स लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 मैच कर रही है, ट्रू लिखोगे, ठीक है। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर भी समझा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा साफ साफ नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखो, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो जहाँ पर मशीन का आंसर यस है, जहाँ पर आपका जो एआई मॉडल है वो यस कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपने क्या लिखना है, वहाँ पर आपने पॉजिटिव लिखना है। मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रही है, 1, तो इस दोनों में पॉजिटिव लिख दो। इन दोनों ब्लॉक्स में क्या लिख दो, पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। यहाँ पर मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रही है, 0। अगर आपका मॉडल नो प्रेडिक्ट कर रहा है तो वहाँ पर क्या लिख दो, नेगेटिव लिख दो। मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, 0, यानी कि नो। नेगेटिव लिखा और नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना आ गया। अब बारी आती है ट्रू और फॉल्स कब लिखें। अगर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू मैच कर रही हैं तो वहाँ पर तो आप ट्रू लिख दो। अगर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू मैच नहीं कर रही तो फॉल्स लिख दो। एक्चुअल वैल्यू क्या बच्चे यहाँ पर 1 और प्रेडिक्ट क्या किया, 1 मैच कर रही है तो ट्रू लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 1, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 मैच नहीं कर रही, फॉल्स लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 मैच नहीं कर रही, फॉल्स लिखोगे। एक्चुअल वैल्यू 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 मैच कर रही है तो ट्रू लिखोगे, राइट। सो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। आ गया समझ में। नाउ दैट यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अब इसके एक एक सेल को समझते। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रू फॉल्स तो कैसे आएगा कि अगर एक्चुअल और पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू मैच कर रही है तो ट्रू लिखोगे। ये मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है। 1 मैच कर रहा है, ट्रू। 1 0 मैच नहीं कर रहा, फॉल्स। 0 और 1 मैच नहीं कर रहा, फॉल्स। 0 और 0 मैच कर रहा है, ट्रू, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में वैल्यूज जो हमारे एआई मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। अगर मशीन का आंसर यस है तो पॉजिटिव लिखोगे, मशीन ने अगर नो प्रेडिक्ट किया तो नेगेटिव लिखोगे। क्लियर हो गया। आई होप ये समझ में आएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का काम। अब ये हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब ये वाली डेफिनेशंस देखो। ट्रू पॉजिटिव मतलब कि एक्चुअल में यस है, मशीन ने भी यस प्रेडिक्ट किया। द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स अ पॉजिटिव आउटकम व्हेन द एक्चुअल आउटकम इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स यस, कि एक्चुअल भी पॉजिटिव था, यस था, मशीन ने भी यस प्रेडिक्ट किया। ट्रू नेगेटिव कि मतलब मैच तो कर रहा है बट आंसर नो था, कि दोनों इन्फेक्टेड नहीं थे और मशीन ने भी प्रेडिक्ट किया इन्फेक्टेड नहीं थे। द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव आउटकम। नेगेटिव आउटकम इज जिसका आंसर नो था, ये 0 वाले। ये भी तो करेक्टली प्रेडिक्ट किया है ना, कि एक्चुअल में भी नो था, प्रेडिक्ट भी नो किया है। तो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये वो है जो इसने करेक्टली प्रेडिक्ट किए हैं। ये पॉजिटिव आउटकम है, ये नेगेटिव आउटकम है। पॉजिटिव आउटकम इज जिसका आंसर यस था, नेगेटिव आउटकम इज जिसका आंसर नो था। समझ में आया। फॉल्स पॉजिटिव ये वाला कि एक्चुअल में तो नो था बट प्रेडिक्ट यस करा। द मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्ट अ पॉजिटिव आउटकम। प्रेडिक्ट क्या कर लिया उसने, पॉजिटिव आउटकम। और व्हेन द एक्चुअल आउटकम इज नेगेटिव, एक्चुअल क्या था, नेगेटिव था, मीन्स नो था। फॉल्स नेगेटिव क्या कह रहा है, द मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्ट्स अ नेगेटिव आउटकम। नेगेटिव आउटकम मीन्स नो, 0। और बट एक्चुअल आउटकम क्या था, पॉजिटिव था। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आगे चारों पॉइंट समझ में। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में हमने 4 पॉइंट्स पढ़ने, बेसिकली पूरे चैप्टर में यही है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। अब हम ये देखेंगे, एक्यूरेसी निकालेंगे हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से, कि हमने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का,
कि अब वो मेरा मॉडल एक्यूरेट कितना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इज द नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस मेड एज अ रेशियो ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस मेड। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस मेड। अब मुझे ये बता सकते हो, कैन यू स्पॉट द करेक्ट प्रिडिक्शन, इसमें से करेक्ट प्रिडिक्शन कौन कौन से हैं, बता सकते हो, बताया आपने मुझे, ठीक है। अब चेक करो कि क्या आपने यही बताया था। करेक्ट प्रिडिक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं हो रही है ना, तो एक तो ये है करेक्ट प्रिडिक्शन कि एक्चुअल 1 था, प्रिडिक्ट भी 1 किया है, एक्चुअल 9 था, प्रिडिक्ट भी 9 किया, दैट मीन्स जो ग्रीन वाले बॉक्सेस है ये करेक्ट प्रिडिक्शन है। टीपी प्लस टीएन, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, और टोटल प्रिडिक्शंस तो आपको पता है 4 है, टीपी टीएन एफपीएफ है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्रैम नहीं करना है, क्रैम करने को कहोगे तो वो मेथड भी आगे बता देंगे, ठीक है। पर पहले हम समझ के करेंगे कि इनकेस अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ध्यान रहे। एक्यूरेसी क्या कहती है, आपको डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस एज अ रेशियो ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस। तो नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस क्या है, टीपी प्लस टीएन डिवाइड बाय चारों प्रिडिक्शंस, ऑल प्रिडिक्शंस, टीपी टीएन एफपीएफ, ठीक है। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था, अगर मुझे इसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी हो तो क्या लिखोगे, टीपी प्लस टीएन दैट मीन्स 12 प्लस 21, यहाँ पर लिख दे 12 प्लस 21, ये एक्यूरेसी फाइंड आउट हो रही है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर डिवाइड बाय ऑल प्रिडिक्शंस मेड दैट मीन्स 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 21, ठीक है। 12 प्लस 21 कर दोगे तो इट विल बी 33, डिवाइड कर दोगे 12 प्लस 6 और 4 10 हो गया, 12 प्लस 10 22 हो गया, 22 और 21 कर लेना कितना हो गया, 43 हो गया। तो 33 को 43 से डिवाइड कर देना आप लोग, ये आपका कुछ आ जाएगा 0.767। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया ना 0.767, तो 76% एक्यूरेसी आ जाएगी अप्रॉक्स। कैन वी यूज एक्यूरेसी ऑल द टाइम, कि क्या हमने जो एक्यूरेसी फाइंड आउट किया, क्या मैं हमेशा ये एक्यूरेसी ले सकती हूँ, मीन्स कि क्या सिर्फ एक ये मेट्रिक काफ़ी है ये बताने के लिए कि मेरा जो मॉडल का इवेल्युएशन है, मैं उसको इवेल्युएट कर रही हूँ, वो रिलायबल है या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि मेरे पास काफ़ी सारे मेथड्स है मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए, एक्यूरेसी, रिकॉल और F1 स्कोर, प्रिसीजन, राइट। तो क्या सिर्फ एक्यूरेसी से मेरा काम चल जाएगा? अब देखो, इट इज़ ओनली सुटेबल व्हेन देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, अगर होता तो फिर बाकी ये रिकॉल, F स्कोर, प्रिसीजन मेथड क्यों बने होते, राइट। तो एक्यूरेसी आपका सिर्फ कहाँ पर फ्रूटफुल है, इट इज़ ओनली सुटेबल व्हेन देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स येस और नो की वैल्यूज इक्वल है, बैलेंस्ड डेटा सेट एक तरीके से। दैट इज अ बैलेंस्ड डेटा सेट विच इज रेयरली द केस, जो बहुत कम होता है, ठीक है। अब अगर मैं क्लास की बात करूँ 100 स्टूडेंट्स है तो कैसा होगा, 50 पास है 50 फेल है, मेजॉरिटी तो पास ही होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं 10% 5%, राइट। एंड दैट ऑल प्रिडिक्शंस एंड प्रिडिक्शन एरर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट विच इज ऑफन नॉट द केस। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि एक्यूरेसी हमेशा करेक्ट क्यों नहीं होता, मतलब कि सिर्फ एक्यूरेसी से मैं अपना मॉडल क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि अच्छा रिलायबल है या नहीं है। टू डिज़ाइन एन AI मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स वेदर अ स्टूडेंट विल पास अ टेस्ट और नॉट, ठीक है। मीन्स मेरे को एक मॉडल डिज़ाइन करना है जो ये बताए कि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो पास है या नहीं है, ठीक है। पास है तो यस, नहीं है तो नो, फेल नहीं लिखना, नो। इट क्लासिफाइज द इनपुट इनटू 2 क्लासेस, यस और नो, यस पास है तो यस, नहीं है तो नो। अब आपको इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी है प्लस एक्यूरेसी इसकी फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम यू आर टेस्टिंग योर मॉडल ऑन 1000 टोटल टेस्ट डेटा, 1000 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, टोटल क्लास में 1000 बच्चे हैं, उन 1000 में से 900 बच्चे तो पास हो गए, आउट ऑफ विच द एक्चुअल वैल्यूज आर 900, यस, यस मीन्स पास। तो आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स पास हो गए और 9 बच्चे आपके मीन्स 100 स्टूडेंट्स फेल हो गए, नो, ठीक है। अनबैलेंस्ड डेटा सेट है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव बिल्ट अ फॉल्टी मॉडल बनाया जो हमेशा यस आंसर दे रहा है। अगर मैं सारा कुछ कैलकुलेट ना करूँ, आपको सिर्फ ऐसे बता दूँ कि अगर मेरे पास 100 का रिकॉर्ड्स है, मेरा उसमें से 90 बच्चे पास हैं, 10 बच्चे फेल हैं, ठीक है। मेरा एक मॉडल है जो हमेशा यस आंसर दे रहा है, जो हमेशा यस आंसर दे रहा है, ठीक है।
अब उन 100 में से वो 100 बार यस आंसर दे रहे हैं, अब उसका आंसर 90 टाइम्स तो करेक्ट होगा ना, 90 टाइम्स तो करेक्ट होगा। एक्यूरेसी तो कहने को उसकी 90% आ गई, बट क्या वो मॉडल किसी काम का है? क्योंकि जब वो बच्चे फेल थे उसने तो एक बार भी नहीं बताया कि स्टूडेंट फेल है, एक बार भी नो नहीं प्रेडिक्ट किया, उसने हर बार यस प्रेडिक्ट किया। कहने को तो एक्यूरेसी 90% आ गई, 100 में से 90 बच्चे पास हुए, यस है, तो कहने को तो 90% एक्यूरेसी है, क्योंकि उसने 100 के 100 बार यस कर दिया। चलो 10 बार गलत हुआ, 90 टाइम्स तो ठीक हुआ, एक्यूरेसी 90% आ गई। बट जो नो वाले प्रेडिक्शन थे वो तो उसने एक बार भी नहीं की, तो ये रीमॉडल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए सिर्फ एक्यूरेसी देख करके मैं अपने मॉडल को इवेल्युएट नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? 90% एक्यूरेसी इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी, ठीक है, बट वो यहाँ पर वो किसी काम की नहीं है। मैं अपने मॉडल को नहीं कह सकती हूँ कि वो रिलायबल है, क्योंकि जहाँ पर नो आंसर था, स्टूडेंट फेल था, एक भी रिकॉर्ड तो इसने नहीं बताना कि भाई ये फेल है, यहाँ पर इसने नो प्रेडिक्ट किया हो, वो हमेशा यस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसी का क्वेश्चन का सोल्यूशन, जब एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इसको हम कैसे करेंगे? एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू लिख लो कि वो जो 900 है उसमें से एक्चुअल में यस थी, नो थी, क्या थी, उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करोगे और फिर उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज निकालोगे। एक्यूरेसी परसेंटेज कैसे निकालते हो? उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो वो आपके वहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगी, राइट। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है। डन। अब यहाँ पर आपके इतने 1000 रिकॉर्ड का सेट था ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। कंसीडर येस एज द पॉजिटिव क्लास एंड नो एज द नेगेटिव क्लास, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। सो द फॉल्टी मॉडल विल प्रेडिक्ट, पहले ही एक्चुअल वैल्यूज देखो। एक्चुअल उसमें मैंने क्वेश्चन ध्यान है ना, 1000 का डेटा सेट है, 1000 में से वो 900 का प्रेडिक्ट कर रहा है यस, और 10 का वो उसने मीन्स 100 के लिए, सॉरी 900 और 100 के लिए उसने नो गलत प्रेडिक्ट किया। तो एक्चुअल वैल्यूज क्या थी? ये तो उसका प्रेडिक्शन हो गया। चलो ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ, आई थिंक गलत बोल गई मैं, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब 1000 का मेरे पास डेटा सेट है, 900 उसने एक्चुअल क्या था कि 900 पास थे और 100 फेल थे, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? यस 900 और नो की 100 एक्चुअल वैल्यूज थी। प्रिडिक्ट क्या करा हमारे मॉडल ने? 1000 के 1000 टाइम हमेशा यस प्रिडिक्ट कर दिया, नो तो एक बार भी नहीं प्रिडिक्ट किया, तो नो की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये आपका एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का टेबल बन गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। ट्रू पॉजिटिव ट्रू, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लोगे ना, कैसे बनाओगे? एक्चुअल वैल्यूज हो गई यहाँ पर, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज हो गई, ठीक है, नो यस यस नो, ठीक है। मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया है? यस, तो पॉजिटिव लिखोगे। मशीन ने नो प्रेडिक्ट किया है तो नेगेटिव लिखोगे। यस और यस मैच हो रहा है, ट्रू पॉजिटिव, यस और नो मैच नहीं हो रहा, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स आ गया। नो और यस मैच नहीं हो रहा, एफ, नो और नो मैच हो रहा है, ट्रू। तो ये TPTN FPFN इस तरीके से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अब देखो इसको मुझे क्या करना है? फिल करना है कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ब्लॉक क्या कह रहा है? एक्चुअल में वो फेल थे, मशीन ने प्रेडिक्ट भी क्या किया? यस, तो दैट मीन्स ऐसे 900 केसेस थे, 900 बार तो उसने यस बोला ही है ना। एक्चुअल कितने थे? 900, और मशीन ने प्रेडिक्ट कितनी बार करा? यस 1000 टाइम यस किया, हर एक के लिए उसने यस किया है। तो जो उसने प्रेडिक्ट किया यस 900 तो इसके लिए हो गए, 100 इसके लिए हो गए। 9 तो मशीन ने एक बार प्रेडिक्ट नहीं किया, तो जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है यानी कि जो मॉडल की वैल्यूज हैं, 9 पे तो 0 लिख दो, क्योंकि हमारे मॉडल ने 9 तो एक बार भी प्रेडिक्ट नहीं किया ना, तो फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव तो 0 कर दो, ठीक है। और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है यस, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू यस, मशीन ने 1000 टाइम यस की है, जिसमें से 900 टाइम एक्चुअल यस थे और 100 टाइम्स वो एक्चुअल में नो था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गई। अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या कहते हैं? करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शन कर दो। करेक्ट प्रेडिक्शन कितने हैं? TP + TN 900 और 0, 900 + 0 और डिवाइड बाय ऑल प्रेडिक्शंस TP TN FPFN 900 + 100 यानी कि 1000। तो 900 को जब आप डिवाइड करोगे 1000 से तो कितना आ रहा है मेरे पास? 0.9। इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 0.9 को 200 कर दोगे, 90% एक्यूरेसी आ गई। अब देखो मेरा मॉडल 90% एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आई है, बट क्या ये मॉडल किसी काम का है? नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसने एक बार भी तो नहीं बताया ना कि बच्चा फेल है, पास नहीं हुआ। जो नो वाला केस था वो तो इसने एक बार भी नहीं बताया, राइट? सो द फॉल्टी मॉडल वी मेड इज शोइंग एन एक्यूरेसी ऑफ 90%. डज दिस मेक सेंस? नो. सो इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड डेटा, अनबैलेंस्ड डेटा मीन्स कि हमारे पास जो डेटा था वो अनबैलेंस्ड ही तो था कि 1000 में से 900 हमारे पास जो है यस थे और 100 नो थे। अगर मेरे पास बैलेंस्ड डेटा होता 1000 में से 500 पास होते, 500 फेल होते, तो हम कह देते हैं 50% एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कहते ही नहीं मॉडल बढ़िया है। अब यहाँ पर तो एक्यूरेसी 90% आ गई, ठीक है ना। सो अनबैलेंस्ड डेटा सेट इसलिए गड़बड़ हो गई। वी शुड यूज़ अदर मैट्रिक्स। तो एक्यूरेसी काम की नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। प्रिसीजन, रिकॉल और F1, अब ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अब किसकी बारी है? प्रिसीजन। अब देखो, आप सोचो कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। एक्यूरेसी का मतलब यही है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, प्रिसीजन का मतलब भी है कि भाई मॉडल प्रिसाइज कितना एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिसीजन इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जाम्पल। उसमें मैं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव दोनों चीज़ें ले रही थी। एक्यूरेसी में मैं न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव दोनों चीज़ें ले रही थी, ठीक है ना। प्रिसीजन क्या कह रहा है आपको? रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव एग्जाम्पल। मतलब करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रेडिक्शन कौन कौन से? करेक्ट प्रेडिक्शन कौन से? ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ठीक है। करेक्ट प्रेडिक्शन पॉजिटिव कौन से वाला जिसका आंसर यस हो, दैट मीन्स टीपी, ट्रू पॉजिटिव। तो टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी, डिवाइड बाय टीपी प्लस टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन। पॉजिटिव प्रेडिक्शन मीन्स जो प्रेडिक्शन सही दिए। अगर इन्फेक्टेड था, हाँ था तो उसने प्रेडिक्ट हाँ किया, इन्फेक्टेड नहीं था तो प्रेडिक्ट भी क्या किया? नहीं था, ठीक है। सो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन, राइट, कि जितने प्रेडिक्शन उसने सही किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखाऊं, ये रे, चलो। सो एक हमारा यहाँ पर केस हो गया फॉल्स पॉजिटिव वाला कि उसने टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन, सॉरी पॉजिटिव प्रेडिक्शन मीन्स दिस। देखो मैं आपको यहाँ पर ना ये दिखाती हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना करके, फिर आपको समझ में आएगा। इसी पेज पर बना देते, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में डाउट है तो अब दोबारा देखो, ये मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई, ये एक्चुअल लिख देती हूँ, ये प्रेडिक्टेड हो गई, ठीक है। 0 1 1 0, ये भी ठीक है, ठीक है। मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया? पॉजिटिव 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। मशीन ने प्रेडिक्ट किया 0, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। 1 और 1 मैच कर रहे ट्रू, 1 और 0 मैच नहीं कर रहे फॉल्स, 0 और 1 मैच नहीं कर रहे फॉल्स, और 0 0 मैच कर रहे हैं तो ट्रू, ठीक है। अब देखो ये प्रिसीजन का फॉर्मूला कैसे बना। ये कह रहे करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन। देखो पॉजिटिव प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन तो टीपी है और टीएन है, ये करेक्ट प्रेडिक्शन है। करेक्ट प्रेडिक्शन कौन कौन से? टीपी और टीएन। मतलब कि एक्चुअल में इन्फेक्टेड था, प्रेडिक्ट भी यस की है, एक्चुअल में इन्फेक्टेड नहीं था, प्रेडिक्ट भी करा नहीं था, ये तो करेक्ट प्रेडिक्शन है। बट पॉजिटिव प्रेडिक्शन में जिसका आंसर यस में था, तो वो मेरे पास क्या हो गया? टीपी हो गया। करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन क्या हो गया? टीपी हो गया। फिर वो कह रहे टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन। टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन मीन्स जहाँ पर प्रेडिक्शन क्या हुई है? पॉजिटिव हुई है। ये प्रेडिक्शन वाला कॉलम है, यहाँ पर प्रेडिक्शन 1 है, यहाँ पर 0 है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव वाला हो गया ना, यस। तो ये पॉजिटिव प्रेडिक्शन हो गए। पॉजिटिव प्रेडिक्शन कौन सी हो गई? टीपी और एफपी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टीपी प्लस एफपी। आई थिंक अब समझ में आया होगा, ठीक है। करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव दोनों है। 0 के लिए 0 बताया उसने, 1 के लिए 1 बताया। बट पॉजिटिव मीन्स जिसका आंसर यस में था कि 1 है तो 1 बताया, तो टीपी हो गया। टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन है, पॉजिटिव मीन्स 1 जिसका आंसर यस में हो, तो ये कौन कौन से आपके पॉजिटिव प्रेडिक्शन? टीपी और एफपी। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या हो गया? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। डन हो गया। द
द मैट्रिक्स प्रिसीजन इज जनरली यूज फॉर अनबैलेंस डेटा सेट। ऑब्वियसली अनबैलेंस के लिए यूज करें, क्योंकि बैलेंस के लिए तो एक्यूरेसी चल रहा था, अनबैलेंस के लिए वो दिक्कत कर रहा था, तो प्रिसीजन हम लोग अनबैलेंस डेटा सेट के लिए यूज कर सकते हैं। व्हेन डीलिंग विथ फॉल्स पॉजिटिव बिकम्स इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास ना फॉल्स पॉजिटिव को देखना जरूरी हो गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक्यूरेसी चेक करूँ कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव चेक करूँ, ये आ गया तो मॉडल बढ़िया। नो, मुझे अपने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, जहाँ पर आपके एक्चुअल प्रिडिक्ट मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने कौन सा केस लिया है कि एक्चुअल में नहीं था बट प्रिडिक्ट कर दिया, हाँ था, एक्चुअल में नहीं था बट प्रिडिक्ट कर दिया कि आंसर यस है, ठीक है। सो प्रिसीजन कब यूज़ करेंगे, जब आपको फॉल्स पॉजिटिव को इम्पॉर्टेंस देनी है। व्हेन डीलिंग विथ फॉल्स पॉजिटिव बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो प्रिसीजन कब यूज़ करोगे, जहाँ पर आपको फॉल्स पॉजिटिव को इम्पॉर्टेंस देनी है, ठीक है। द मॉडल नीड्स टू रिड्यूस द फॉल्स पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल, जहाँ पर आपको फॉल्स पॉजिटिव जो है ना वो कम से कम रखना है, राइट। अब एग्जाम्पल देखो, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं देखो थोड़ा सा आपको बताती हूँ फिर समझ में आएगा। मैं क्या बताती हूँ, तो एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। जो एक्चुअल में इसके नेक्स्ट है ना, दैट इज रिकॉल, उसमें आपको फॉल्स नेगेटिव कम करना है और प्रिसीजन में आपको फॉल्स पॉजिटिव कम करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, फॉल्स पॉजिटिव कम करो, फॉल्स नेगेटिव कम करो। ध्यान से देखना, कुछ केसेस या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर अगर एक्चुअल में नो है ना बट प्रिडिक्ट वो यस कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर एक्चुअल नो है, प्रिडिक्ट वो यस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बट कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि एक्चुअल हाँ प्रिडिक्ट कर दिया नहीं है तो भी दिक्कत है। कुछ केसेस में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, प्रिसीजन में इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना जरूरी है। क्यों? एक्चुअल वो क्या देख रहे हैं, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करें हम वेदर कंडीशन देख रहे हैं। अगर वेदर बढ़िया मैं सैटेलाइट लॉन्च कर दूंगी, वेदर बढ़िया नहीं है मैं सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो फॉल्स, उस एक्चुअल में वेदर अच्छा नहीं था, एक्चुअल में फॉल्स है, एक्चुअल में वेदर सही नहीं था बट उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि सही है। एक्चुअल में वेदर कंडीशन सही नहीं थी बट प्रिडिक्ट क्या कर दिया कि वेदर कंडीशन सही है, मैंने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, बहुत बड़ी दिक्कत है, ये तो डिजास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिसीजन काम करेगा, ठीक है। अगर मैं प्रिसीजन के लिए ये वाला केस देखूँ, इसी सैटेलाइट वाले केस में, कि उसने कहा कि एक्चुअल वैल्यू हाँ वेदर ठीक है, उसने एक्चुअल में क्या कर दिया कि प्रेडिक्ट करा यस वेदर ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है कि हाँ वेदर ठीक है, प्रिडिक्ट कर दिया कि वेदर ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले दिन सैटेलाइट लॉन्च कर दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना ज़्यादा। बट अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, उसने प्रेडिक्ट कर दिया भाई वेदर कंडीशन ठीक है, मैंने मशीन का मान लिया और सैटेलाइट लॉन्च कर दी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए प्रिसीजन के टाइम पर फॉल्स पॉजिटिव को मुझे कम से कम रखना है। क्लियर हुआ? पी से प्रिसीजन, पी से पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, डन। रिकॉल के केस में एग्जाम्पल है कोविड का लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। रिकॉल के केस में कि फॉल्स नेगेटिव को मुझे कम रखना है। क्यों? एक्चुअल में कोविड था, एक्चुअल में कोविड था बट मशीन ने प्रिडिक्ट कर दिया नहीं था। अब ये गड़बड़ वाला केस है, क्योंकि अगर एक्चुअल में उसको कोविड था, वो मशीन ने प्रिडिक्ट कर दिया उसको कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो खुलेआम घूमता रहेगा, सबको इन्फेक्ट करता रहेगा, तो ये डिजास्टर केस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कम करना है। अगर मैं यही कोविड का केस यहाँ पर देखूँ, एक्चुअल में कोविड नहीं था, ठीक है, मशीन ने प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, क्वारंटाइन होके बैठ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर कोविड है, एक्चुअल में है, प्रिडिक्ट कर दिया कि नहीं है, तो दिक्कत है, वो खुलेआम घूमता रहेगा, सबको और इन्फेक्ट करेगा, उससे और इन्फेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे फॉल्स पॉजिटिव को कम करना है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ मुझे फॉल्स नेगेटिव को कम करना है। तो जहाँ फॉल्स पॉजिटिव का ध्यान रखना है वो प्रिसीजन है, जहाँ फॉल्स नेगेटिव का ध्यान रखना है वो रिकॉल वाला केस है। क्लियर हुआ? अब इसमें सैटेलाइट का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। प्रिसीजन का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ प्रिडिक्टिंग अ गुड डे बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस टू लॉन्च अ सैटेलाइट। बेसिकली वेदर प्रिडिक्ट देख रहे हैं कि अगर वेदर बढ़िया तो सैटेलाइट लॉन्च कर दो, नहीं है तो सैटेलाइट लॉन्च मत करो। लेट्स एज्यूम अ डे विद फेवरेबल वेदर, कि अगर वेदर ठीक है, कंडीशन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव क्लास, और अगर वेदर सही नहीं है तो आपका नेगेटिव क्लास, मीन्स वेदर ठीक है तो यस, नहीं है तो नो। मिसिंग आउट ऑन प्रिडिक्टिंग अ गुड वेदर डे, अगर वेदर सही है मैंने उसको मिस कर दिया, इज ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। बट प्रिडिक्टिंग द बैड वेदर डे एज अ गुड वेदर, कि वेदर सही नहीं है, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया वेदर सही है और मैंने उसी दिन सैटेलाइट लॉन्च कर दी,
तो वो आपका डिजास्टरस हो जाएगा, वो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस द FPs नीड टू बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर मुझे फॉल्स पॉजिटिव को बहुत बार कम करना है, ठीक है। इवन ऐसा 2 बार हुआ भी हुआ है कि आपका जो CBSE की बुक है ना, उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग गिवन है कि वो बैड वेदर कंडीशन के टाइम पर सैटेलाइट लॉन्च करी थी और इट वेंट डिजास्टर्स। तो क्लिप मैंने यहाँ पर नहीं लगाई न्यूज़पेपर कटिंग की, आप NCERT से देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है रिकॉल, जो हम लोग कर चुके हैं। रिकॉल में क्या था, रिकॉल इज द मेजर ऑफ आवर मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाइंग द ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, करेक्टली आइडेंटिफाइंग द ट्रू पॉजिटिव। ये देखो, ये आपकी वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन, ट्रू पॉजिटिव लिखोगे। करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन तो दो है, TP और TN। पॉजिटिव जिसका आंसर यस, सो दैट मीन्स TP। टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज, टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज, ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है, दैट मीन्स अब मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यूज। ये एक्चुअल का पॉजिटिव है 1, तो TP प्लस FN, TP प्लस FN, ठीक है। प्रिसीजन का फॉर्मूला ध्यान है ना, TP प्लस FP, तो उसमें हमने पॉजिटिव प्रेडिक्शन लिए थे, उसमें हमने जो 1 कंसीडर किया था पॉजिटिव, वो प्रेडिक्शन का किया था, दैट मीन्स उसमें मैंने ये वाली चीज़ ली थी, इसमें मैं ये वाली चीज़ ले रही हूँ, फॉल्स नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है। सो आप भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखना ना, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रिसीजन। तो प्रिसीजन के लिए फॉल्स पॉजिटिव है, रिकॉल के लिए फॉल्स नेगेटिव। ये वाली चीज़ें सेम है दोनों के लिए, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। आ गया समझ में। रिकॉल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, द मेट्रिक रिकॉल इज जनरली यूज फॉर अनबैलेंस्ड डेटा सेट के लिए यूज होगा। व्हेन डीलिंग विद द फॉल्स नेगेटिव बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कि जब मेरे लिए ना फॉल्स नेगेटिव डील करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, कि मैं फॉल्स नेगेटिव को भी अपना माइंड में रखूँ। फॉल्स नेगेटिव का एग्जाम्पल मैंने बताया कोविड वाला, कि एक्चुअल में कोविड है बट मशीन ने प्रिडिक्ट कर दिया उसको कोविड नहीं है, गलत हो जाएगा, सबको इन्फेक्ट करता फिरेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, FN को रिड्यूस करना है। प्रिसीजन में मुझे फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, प्रिसीजन में मुझे फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, रिकॉल्स में मुझे फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करना है, राइट। रिकॉल का एग्जाम्पल देकर, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ COVID-19 प्रेडिक्शन क्लासिफायर, लेट्स कंसीडर डिटेक्शन ऑफ अ COVID-19 अफेक्टेड केस एज पॉजिटिव। अफेक्टेड है तो पॉजिटिव और COVID-19 नहीं है तो नेगेटिव, यानी कि नो। इमेजिन इफ अ COVID-19 अफेक्टेड पर्सन, जिसको कोविड है, इज फॉल्सली प्रेडिक्टेड एज नॉन अफेक्टेड, उसको मैंने कह दिया नहीं है, तो द पर्सन इफ रिलाइज सोनली ऑन द, अगर वो AI मॉडल पर ही रिलाई है, वुड नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट और ऑल्सो मे एंड अप इन्फेक्टेड मैनी अदर पर्सन, उसको खुद को भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और सबको और इन्फेक्ट करेगा, वो फर्दर और इन्फेक्ट होता चला जाएगा। सो इन दिस केस जो है फॉल्स नेगेटिव नीड्स टू बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर मुझे अपना फॉल्स नेगेटिव को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करना, राइट। अब देखो बात आती है एक्यूरेसी हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर हमारा अनबैलेंस्ड डेटा सेट था तो वहाँ पर वो सही से एक्यूरेसी नहीं बता पा रहा था। फिर हमने क्या करा, प्रिसीजन लिया जहाँ पर मैं फॉल्स पॉजिटिव को कम कर रही थी, फिर मैंने रिकॉल करा जहाँ मैं फॉल्स नेगेटिव को कम कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे दोनों चीज़ें देखनी हो, फॉल्स पॉजिटिव भी फॉल्स नेगेटिव भी, दैट मीन्स प्रिसीजन भी देखना हो रिकॉल भी देखना हो, तो वहाँ पर हम लोग F1 स्कोर का यूज़ करेंगे। F1 स्कोर प्रोवाइड्स अ वे to combine both precision and recall into a single measure that captures both properties। ये दोनों को लेगा, मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ मुझे फॉल्स पॉजिटिव भी देखना है, फॉल्स नेगेटिव भी देखना है, दैट मीन्स प्रिसीजन भी मैटर करेगा, रिकॉल भी मैटर करेगा, ठीक है। सो मैं दोनों को यूज़ कर लूँगी। F1 score provides a way to combine both precision and recall into a single measure that captures both the properties in those use cases where data set तो unbalanced हो। अनबैलेंस्ड के लिए ही है तीनों, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एंड वी आर अनेबल टू डिसाइड, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि FP मोर इंपॉर्टेंट है या FN है, वी शुड यूज द F1 स्कोर, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि FP को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या FN को दें, तो अब देखो फॉर्मूले में दोनों चीज़ें आ गई, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अगर F1 स्कोर कैलकुलेट करना आ जाए तो पहले मुझे प्रिसीजन भी कैलकुलेट करना है, मुझे रिकॉल भी कैलकुलेट करना है, फिर फॉर्मूले में पुट करोगे। तो F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। क्लियर हो गया।
अब हम एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको रिवाइज करो, फटाफट से रिवाइज करो, फिर हम लास्ट एक टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज, अब एक्चुअल वैल्यूज लिख, सॉरी यहाँ पर एक क्रॉस लग गया, चलो। ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक तरीके से जो अब तक सारा किया वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी, नो और यस, और प्रिडिक्ट करोगे मीन्स नो यस यस नो, ठीक है। जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया वो आप पॉजिटिव लिखोगे। यहाँ पर मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया, यस तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया, नो तो नेगेटिव नेगेटिव। अगर एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज मैच कर रही है तो ट्रू लिखोगे, यस और यस मैच कर रहा है ट्रू, यस और नो मैच नहीं कर रहा फॉल्स, नो और यस मैच नहीं कर रहा फॉल्स, नो और नो मैच कर रहा है तो ट्रू, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट करोगे, करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शन। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रेडिक्शन मीन्स कि यस को यस प्रेडिक्ट किया, नो को नो प्रेडिक्ट किया, मीन्स टीपी प्लस टीएन डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शंस, टीपी टीएन एफपी एफएन इनको ऐड कर दो। आप ये चीज़ ध्यान रख लो या फिर सिंपल ये ध्यान रख लो, एक्यूरेसी में टीपी प्लस टीएन करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइड बाय में ऑल प्रेडिक्शंस। प्रिसीजन क्या कहता है, करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन, जहाँ पर जो प्रिडिक्शन है ना ये करेक्ट प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन है, यस दैट मीन्स पॉजिटिव मीन्स टू पॉजिटिव लोगे, डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन पॉजिटिव है टोटल, दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक्स टीपी प्लस एफपी। देखो बेटा प्रिसीजन के लिए टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, रिकॉल के लिए है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन। टीपी टीपी सेम है, प्रिसीजन में एफपी है और उसमें रिकॉल में यहाँ पर एफएन, ठीक है। F1 स्कोर क्या कहता है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। इन फार्मूलेज को यूज करके आपके ना एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, हमें फाइंड आउट कैसे करना है। डिसाइड द अप्रोप्रिएट मैट्रिक टू इवेल्युएट द एआई मॉडल। अब मुझे क्या करना है, एआई मॉडल को डिज़ाइन करना है और अप्रोप्रिएट मैट्रिक भी बताना है, मीन्स मैं एक्यूरेसी यूज़ करूँ, प्रिसीजन यूज़ करूँ, रिकॉल यूज़ करूँ या फिर F1 स्कोर यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये आपका सारे तरीके से समअप हो जाएगा। फ्लैगिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है ना वो आप लोगों को बताना है। यू हैव डिजाइंड अ मॉडल टू डिटेक्ट एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कार्ड। आपको एक मॉडल डिजाइन करना है कि क्रेडिट कार्ड से जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई ना उसको वो फाइंड आउट कर ले। यू आर टेस्टिंग योर मॉडल विद हाईली अनबैलेंस्ड डेटा सेट है। अनबैलेंस्ड डेटा सेट है तो दैट मीन्स मैं एक्यूरेसी पर नहीं जाऊंगी, मैं या तो प्रिसीजन यूज़ करूंगी या रिकॉल यूज़ करूंगी या F1 स्कोर यूज़ करूंगी, ठीक है। What is the metric to be considered in this case, एक तो ये बताना। अभी देखते हैं, आगे पढ़ो। It is okay to classify a legit transaction as fraudulent। अगर कोई सही ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने ट्रांजैक्शन करी 1 लाख की, वो सही हुई है, सही एक्चुअल में, बट उसको मशीन ने प्रेडिक्ट कर दिया कि फ्रॉड है, तो क्या कोई बात नहीं ना, मैं उसको इट कैन ऑलवेज भी रीवेरीफाइड करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में तो वो सही है। बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट ओके टू क्लासीफाई अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन को मैं कह रही हूँ कि भाई सही है, ट्रांजैक्शन तो फ्रॉड हुई है, मैंने 1 लाख की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, बट मशीन ने प्रेडिक्ट किया कि फ्रॉड मीन्स ट्रांजैक्शन क्या है, सही है, ठीक है। बट इट डेफिनेटली नॉट ओके टू क्लासीफाई फ्रॉड ट्रांजैक्शन को मशीन ने क्या कहती है, सही ट्रांजैक्शन है। तो हेयर फॉल्स नेगेटिव शुड बी रेड्यूस। फॉल्स नेगेटिव हम किस में रेड्यूस करते हैं, रिकॉल में करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेट्रिक यूज करोगे, रिकॉल हमें कैलकुलेट करना है, हेंस इन दिस केस रिकॉल इज मोर इंपॉर्टेंट। सो फॉर द गिवन डेटा आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है और रिकॉल कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि 10 आपको ट्रांजैक्शन आईडी दे रखी है, एक्चुअल में क्या है, नॉन फ्रॉडुलेंट, प्रेडिक्ट क्या किया, नॉन फ्रॉडुलेंट, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये आपको पता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब मैं इसको इसके अंदर फिल करूंगी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, इस तरीके से, तभी तो वो रिकॉल निकलेगा ना। अब देखो सबसे पहले क्या है, फ्रॉडुलेंट, एक्चुअल फ्रॉडुलेंट थी, प्रेडिक्ट क्या किया, फ्रॉडुलेंट थी। तो यहाँ पर यस नो लिख दो या फिर आप 0-1 लिख दो, ये मैंने फ्रॉड और नॉन फ्रॉडुलेंट लिख दिया। एक्चुअल में फ्रॉड थी और प्रेडिक्ट भी क्या किया कि फ्रॉड थी, ये वाला केस हो गया। एक ही है तो टीपी में मैंने लिख दिया 1। फिर आप देखो एक्चुअल में फ्रॉड थी बट प्रिडिक्ट करा कि फ्रॉड नहीं थी, नॉन फ्रॉडुलेंट। एक्चुअल में फ्रॉड थी बट प्रिडिक्ट करा नॉन फ्रॉडुलेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फ्रॉड थी बट उसने प्रिडिक्ट करा नॉन फ्रॉडुलेंट, तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट है मेरे पास एफपी, फॉल्स पॉजिटिव लिखोगे कि नॉन फ्रॉडुलेंट एक्चुअल थी बट प्रिडिक्ट कर दिया फ्रॉडुलेंट थी, नॉन फ्रॉडुलेंट और फ्रॉडुलेंट, ये हो गया और ये हो गया, 2 हो गई।
लास्ट से मेरे पास एक्चुअल में भी नॉन फ्रॉडुलेंट थी और प्रिडिक्ट भी क्या करें कि नॉन फ्रॉडुलेंट, मीन्स दोनों जगह नॉन फ्रॉडुलेंट हो, 1 2 और ये लास्ट 3 4 और ये 5, तो TN में वैल्यू क्या लिख दी 5। अब TP TN FP FN आ गया। अब आपको क्या करना है, रिकॉल निकालना है। रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, TP अपॉन TP प्लस FN, ठीक है। तो TP यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 2, यही रिकॉल आ जाएगा आपका। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.33 समथिंग आएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, रिकॉल। अगर परसेंटेज में वैसे कैलकुलेट नहीं करते, आपके जो रिकॉल प्रिसीजन इनके आंसर है ना, ये 0 से 1 की रेंज में आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास रिकॉल कैलकुलेट होकर के 0.333। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉल कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटा सा एक लास्ट टॉपिक हो रहा है, एथिकल कंसर्न्स अराउंड मॉडल इवेल्युएशन। मीन्स जब हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं ना, तो मुझे कौन कौन से एथिकल कंसर्न का ध्यान देना। एथिक्स मीन्स आपकी जो गुड वैल्यूज होती है। मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट कराई थी ना, उसमें भी एथिक्स का पूरा एक वीडियो है कि एथिक्स क्या होते हैं, कि हम अपना जब मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो मुझे एथिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि जो मेरा मॉडल है ना वो एथिक्स को फॉलो करे। एथिक्स मीन्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाइल इवेल्युएटिंग एन AI मॉडल द फॉलोइंग एथिकल कंसर्न्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से, एक तो जो मेरा मॉडल है बायस ना, एंश्योर दैट इवेल्युएशन मेट्रिक चूजन। इवेल्युएशन मेट्रिक मतलब आपने प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, जो भी आपने मेट्रिक चूज की है, डोंट रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ बायस, ब्रेक द बायस। आपका जो मॉडल है, आपने जो भी सेट करे हो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया, वो कोई भी बायस केस कंसिडर ना करे, बायस रिजल्ट ना आए मेरे पास। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या कहते हैं, ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द चूजन इवेल्युएशन मेट्रिक वर्क एंड प्रोड्यूस रिजल्ट विदाउट कीपिंग एनी इन्फॉर्मेशन हिडन। कि आप ऑनेस्टली बता दो कि अगर आपने रिकॉल चूज किया है तो वो क्यों चूज किया है, वो क्या रिजल्ट देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे यूजर से हाइड नहीं करनी, ट्रांसपेरेंट रखना सब कुछ, राइट। लास्ट पॉइंट इसमें आता है मेरे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइस ऑफ मेट्रिक। कि अगर आपने रिकॉल चूज किया, वो बाई चांस गलत लग गया, तो आप उसके अकाउंटेबिलिटी, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइस ऑफ मेट्रिक एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इवेल्युएशन इन केस एनी यूजर फेसेस अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ आवर चूजन मेट्रिक। भाई चूज तो होना चाहिए था प्रिसीजन मेथड, मैंने चूज कर दिया रिकॉल मेट्रिक यूज कर लो, तो अब वो गलत हो गया, तो कुछ मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, राइट। सो ये आपका क्या है, अकाउंटेबिलिटी। क्लियर हो गया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप हमारा ये जो इवेल्युएशन मॉडल है और ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का टॉपिक था, जो कन्फ्यूजन था, एकदम क्लियर हो गया होगा। आई होप अगर ऐसा है तो हिट दैट लाइक बटन, अगर समझ में आ गया अच्छे से, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को, जो अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।